हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और बहुत हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं। ये स्टोरीज़ हमें मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ़ टाइम में शेयर की हैं। और इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अब्दुल बासित साहब ने मलीर से शेयर की है। ये बताते हैं कि मौजूदा दौर में ये एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पे काम किया करते हैं। लेकिन अगर आप 1996-97 का जिक्र करें तो उस दौर में ये एक टैक्सी चलाया करते थे। अब जो लोग कराची से हैं या पाकिस्तान से हैं उनको पता होगा कि पहले दौर में काले कलर की टैक्सी चला करती थी। अब क्योंकि ये खुद मलीर में रहा करते थे तो इनकी कोशिश होती थी कि ये जो सवारियां हैं मलीर के करीब करीब की या फिर पोर्ट कासिम की या स्टील टाउन की पकड़ें। तो वैसे ही एक सवारी इनको मिली और ये जो सवारी थी, इस सवारी को मलीर से स्टील टाउन जाना था। इस टैक्सी को सिर्फ स्टील टाउन जाने के लिए बुक किया गया था, जबकि वापसी में इनकी मर्जी थी कि ये सवारी का वेट करें या फिर वहां से खाली वापस आ जाएं। ये बताते हैं कि जब मैं स्टील टाउन जाने के लिए मलीर से निकला तो रात के तकरीबन 9-9:30 बजे का टाइम था और 27 या 28 दिसंबर का दिन था, यानी कि कराची के अंदर सर्दियां शुरू हो चुकी थी। और ख़ास तौर पे जिस एरिया में या जिस इलाके में हम रहा करते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। जैसे जैसे आप मज़ीद आगे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि स्टील टाउन या फिर पोर्ट कासिम, वहाँ पे मलीर की निस्बत और ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। इन्होंने जब सवारी को छोड़ा तो उसमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया और इसके बाद ये स्टॉप पे जाके खड़े हो गए। अब जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस था एक लंबा डिस्टेंस था और इनकी पूरी कोशिश थी कि वहाँ से कोई भी सवारी जो मलीर आना चाहती है या शहर की तरफ जाना चाहती है वो मिल जाए, तो इनके आने जाने का ना सिर्फ पैसा निकल जाएगा बल्कि इनको थोड़ी सी बचत भी हो जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये वहीं पे खड़े रहे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ना कोई सवारी मिल रही थी और ना ही सवारी मिलने के आसार नज़र आ रहे थे। अल्टीमेटली इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हल्की स्पीड में अपनी टैक्सी को चलाते हुए मलीर की तरफ बढ़ने लगे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं मलीर की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आज जो सर्दी है वह ज़रूरत से ज़्यादा है। और इसके अलावा ये जो रोड है, इस रोड पे अब तो लाइट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उस दौर की बात करें तो उस वक्त लाइट ना होने के बराबर हुआ करती थी। अभी मुझे निकले पे 15 या 20 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसा लगा कि जो सामने रोड है, यानी जिस रोड पे मेरी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की लाइट्स में मुझे ऐसा लगा कि 4-5 बच्चे हैं जो मेन रोड पे खड़े हुए हैं। अब ये जो रोड था, यहाँ पे आमतौर पे जो गाड़ियाँ थीं वो बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाया करती थीं और आमतौर पे जो करीबो जवार के लोग थे वो कोशिश किया करते थे कि रोड पे रात के वक्त में सफ़र ना करें, क्योंकि एक तो अंधेरा था, दूसरे फिर यहाँ पे जो आबादी थी वो ना होने के बराबर थी। तो ज़्यादातर जो ड्राइवर्स थे या गाड़ी वाले थे
बहुत तेज़ी से यहाँ से गाड़ी लेके गुजर जाया करते थे। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा था तो इसीलिए शायद गाड़ी की लाइट्स में मुझे 4-5 बच्चे नज़र आ गए। खैर जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ा और उनके बिल्कुल करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि जो 4-5 बच्चे हैं इन सब की जो शक्लें हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं और इनकी जो उम्रें हैं वो लगभग 9 या 10 साल के बराबर हैं। ये जो बच्चे थे इनके फेसेस पे गौर करने के बावजूद भी ना इनके फेसेस सही नज़र आ रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इनके जो फेसेस हैं वो ब्लर हो चुके हैं और उनके चेहरे पे कोई नकूश मौजूद नहीं है। मुझे लगा कि शायद रात है, सर्दी है, तो इसलिए मैं उनके चेहरे को नहीं देख पा रहा। खैर जब मैंने उनके चेहरे पे मज़ीद गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि इनके जो चेहरे हैं वो गले हुए चेहरे हैं। इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लटकी हुई स्किन है और इसके साथ साथ इनके जो सर थे वो बहुत बड़े बड़े सर थे। इन सब के सरों पे बाल मौजूद नहीं थे और ये सारे के सारे जो बच्चे थे ये मेन रोड के ऊपर एक गोल दायरा बना के ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खेल रहे हैं। खैर मैं गाड़ी से उतरे बगैर मैंने 2-3 दफ़ा हॉर्न बजाया और मैं चाहता था कि जो बच्चे हैं ये साइड में हो जाएं या मुझे रास्ता दे दें, लेकिन मेरे हॉर्न बजाने के बावजूद भी ये जो बच्चे थे ना ये साइड में हो रहे थे और ना ही इनका इरादा लग रहा था। काफ़ी देर तक जब ये बच्चे सामने से नहीं हटे तो अल्टीमेटली मैंने टैक्सी रोकी और रोकने के बाद मैं बाहर निकला और मैं गुस्से की हालत में इनकी तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ही मैं इनकी तरफ बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये सारे के सारे बच्चे अजीब तरीके से मेरी तरफ देखना शुरू हो चुके हैं और पहले ये मेरी तरफ देख रहे हैं और उसके बाद जहाँ पे सीधे हाथ पे झाड़ियाँ मौजूद हैं उसके बाद ये बार बार उस तरफ देख रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ साथ उनको झाड़ियों में कोई और भी नज़र आ रहा हो। इनका ये जो बिहेवियर था ये बड़ा अजीब बिहेवियर था और मैं बजाय तेज़ से चलता मैं अपनी स्पीड को स्लो कर चुका था। अब की बार जब उन्होंने मुझे देखने के बाद झाड़ियों की तरफ देखा तो मैंने भी झाड़ियों की तरफ देखा और मैं देखना चाहता था कि आखिर वहाँ पे कौन मौजूद है। जैसे ही मैंने झाड़ियों की तरफ नज़र डाली तो मैंने देखा कि वहाँ पे झाड़ियों के बिल्कुल करीब 2 लंबी लंबी सी औरतें खड़ी हुई हैं जिनके जो हुलिये हैं वो बहुत ही अजीब हुलिये हैं। बहुत लंबे लंबे बाल हैं उनके। एक औरत के बाल तो इस कदर लंबे थे कि ऐसा लग रहा था कि उसके जो बाल हैं वो घुटनों तक आ रहे हैं। वो दोनों जो औरतें थीं उनकी जो शक्लें थीं वो बहुत ज़्यादा स्याह शक्लें थीं, लेकिन उन दोनों की जो आंखें थीं वो लाल शोलों की तरह चमक रही थीं। अब जैसे ही मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा तो एकदम से जो बच्चे थे वो मेरी तरफ देख के सारे के सारे मुस्कुराने लगे। अब मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई और मुझे लगने लगा कि ये जो मामला है ये नॉर्मल मामला नहीं है, यकीनन ये दीगर मखलूक़ात हैं मेरा जिनके साथ सामना हो चुका है। खैर मैं जल्दी से वापस मुड़ा और मैंने सोचा कि भाग के टैक्सी के अंदर बैठता हूँ, या तो इसको रिवर्स करता हूँ या फिर साइड में से जहाँ पे कच्चा रास्ता है वहाँ से भगाता हुआ यहाँ से निकल जाता हूँ। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं टैक्सी के अंदर आके बैठा और मैंने दोबारा से सामने की तरफ देखा तो वहाँ पे ना कोई बच्चे मौजूद थे और ना ही जहाँ पे 2 औरतें खड़ी हुई थी वहाँ पे उन औरतों का नामो निशान मौजूद था। मुझे मुश्किल से 10 या 11 सेकंड लगे होंगे कि मैं वहाँ से वापस पलटा और टैक्सी में आके बैठा। इन 10-12 सेकंड के अंदर अंदर उन बच्चों का वहाँ से गायब हो जाना या उन औरतों का उन झाड़ियों के पास से गायब हो जाना, मुझे यकीन हो चला था कि ये जो मखलूक़ात हैं ये या तो चुड़ैलें हैं या फिर जन्नात हैं जो मेरे सामने आ चुके थे। खैर मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जितना तेज़ी से हो सकता था मलीर पहुंचने की कोशिश करने लगा।
खैर मैं बड़ी ही तेज़ी से गाड़ी भगा रहा था और मुझ पे एक अजीब सा खौफ था जो तारी हो चुका था। ये जो रास्ता था ये तकरीबन 45 से 50 मिनट का मज़ीद बाकी था। अभी मुझे निकले हुए तकरीबन 15 या 20 मिनट मज़ीद गुजरे थे, तो मैंने देखा कि जिस रोड पे मेरी गाड़ी चल रही है उसी रोड पे सीधे हाथ की तरफ 2 मट्टी के टीले मौजूद हैं। अब क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी और मेरी गाड़ी की जो लाइट थी वो चारों तरफ पड़ रही थी, तो जब मेरी गाड़ी की लाइट सीधे हाथ की तरफ जहाँ पे मिट्टी के टीले मौजूद थे उस तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि उन टीलों के बराबर में वही 4 या 5 बच्चे और वही 2 औरतें जो अभी मुझे 15 या 20 मिनट पहले नजर आए थे, सारे के सारे खड़े हुए हैं और मेरी गाड़ी की तरफ देख के अजीब तरीके से हाथ हिला रहे हैं। इन बच्चों का इन कुछ मिनट्स के अंदर अंदर पीछे की तरफ से इतनी दूर आ जाना, और ना सिर्फ आ जाना बल्कि अजीब तरीके से मेरी तरफ देखना और मुझे इशारे करना, समझ लें कि मेरी एक तरह से जान ही निकल चुकी थी। खैर मैंने मुसलसल उनकी तरफ देखने के बजाय सीधा देखना बेहतर समझा और अल्लाह का शुक्र है कि मैं खैरियत से अपने घर मलीर पहुंच गया। जब मैं मलीर पहुंचा तो मैंने सुकून का सांस लिया और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि ख़ास तौर पे रात के औकात में इस स्टील टाउन की तरफ या इस रोड से नहीं गुजरूंगा। अच्छा गाइस, इसी तरह का एक वाकया है और ये वाकया हमें शहरोज साहब ने शेयर किया था। ये बताते हैं कि इनके जो चचा थे वो भी 2001 और 2002 में टैक्सी चलाया करते थे। अब उनकी जो टैक्सी थी वो छोटी वाली टैक्सी थी, यानी कि जब पीली टैक्सियां चलना शुरू हुई थी तो उन टैक्सियों में छोटी टैक्सियां भी हुआ करती थीं। इनकी जो रिहाइश थी वो बफर जोन में मौजूद थी और इनके चचा भी कोशिश किया करते थे कि जो सवारियां हैं वो करीब की ही पकड़ा करें। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके चचा को हाईवे यानी गुलशन मेमार की एक सवारी मिली और ये जो सवारी थी इस सवारी को सिर्फ गुलशन मेमार जाना था। वापसी इनकी मर्जी थी कि या तो ये सवारी लेके आ जाएं या फिर वहाँ से खाली हाथ वापस आ जाएं। ये बताते हैं कि जब मेरे चचा गुलशन मेमार जा रहे थे तो उस दौर में ये जो रोड था ये कच्चा पक्का रोड था, ना ही यहाँ पे इतनी लाइट्स मौजूद थी और ना ही इतनी ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। अब क्योंकि ये रात का टाइम था और इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना स्पीड में हो सकता है या जितना तेज़ी से हो सकता है अपनी गाड़ी चलाते हुए ये वहाँ पे पहुँच जाएं। एक वजह ये थी कि ये जो एरिया है इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर का मसला मौजूद था। दूसरा, इस हाईवे के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ इन्होंने माजी में सुन रखे थे। इनके चचा बताते हैं कि जब मैं उस सवारी को लेके गुलशन मेमार की तरफ मुड़ने वाला था तो उससे पहले एक मोड़ आया करता है जहां से आपको गाड़ी को लेफ्ट साइड पे लेना होता है, तो आप गुलशन मेमार की तरफ चले जाते हैं और जब आप उस मोड़ से आगे जाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ रास्ता जा रहा है जो कि सीधा गुलशन मेमार जाया करता है। इनके चचा बताते हैं कि जैसे ही हाईवे से मोड़ के बाद हमने गाड़ी उल्टे हाथ की तरफ ली तो जैसे ही गाड़ी मुड़ी तो हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ डिस्टेंस के बाद उल्टे हाथ पे 3-4 औरतें हैं जो खड़ी हुई हैं और उन सब के हुलियों को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सारी की सारी या तो मांगने वाली हैं या फिर कोई इसी तरह की औरतें हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जैसे ही उनके करीब पहुंचे तो इनमें जो एक पैसेंजर मौजूद था वो कहने लगा कि कुछ देर के लिए गाड़ी को स्लो करो, मुझे इन फकीरनियों को पैसे देने हैं। अब इनके चचा का ये ख्याल था कि इस जगह पे गाड़ी को स्लो करना या रोकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो जो पैसेंजर था वो बज़िद था, वो कहने लगा कि कुछ देर के लिए यहाँ पे गाड़ी रोक दो। अब इनके चचा ने
जिद करके गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी भगाना शुरू कर दी और वो कहने लगे कि अगर आपको किसी को खैरात देनी है या चैरिटी देनी है तो ये देने के लिए ये जो जगह है ये ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो हमारे साथ कोई चोरी चकारी का चक्कर हो सकता है। वो जो पैसेंजर था ये सुनने के बाद खामोश हो गया और वह कहने लगा कि जैसी तुम्हारी मर्जी। बहरहाल इनके चचा मेहमान की तरफ गए, उस सवारी को उतारा और सवारी को उतारने के बाद इन्होंने सोचा कि किसी रौनक वाली जगह पे या किसी स्टॉप पे जाके खड़ा हो जाता हूँ। जैसे ही कोई सवारी मिलेगी तो वापस से अपने शहर की तरफ या कराची की तरफ चला जाऊंगा। काफ़ी देर तक इनके जो चचा थे वहाँ पे खड़े रहे और बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके एक सवारी मिली। ये जो सवारी थी, इस सवारी को करीमाबाद जाना था। पैसों का जो लेन देन था वो तय करने के बाद इनके चचा उस सवारी को लेके मंजिल की तरफ रवाना हुए। इनके चचा बताते हैं कि जब मैं सवारी को लेके जैसे ही उस मोड़ की तरफ आया, जिस मोड़ पे आते हुए 3 या 4 फकीरनियां नजर आई थी, तो मैंने देखा कि वो जो फकीरनियां हैं अब वो लेफ्ट साइड की बजाय सीधे हाथ की तरफ खड़ी हुई हैं, यानी कि जिस तरफ से मुझे जाना है उसी तरफ वो मौजूद हैं। जैसे ही इनकी गाड़ी उन फकीरनियों या वो जो मांगने वाली औरतें थीं उनके करीब पहुंची तो इनके चचा बताते हैं कि चाहने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि जो मेरी गाड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ भारी हो चुकी है, बल्कि मैं जितना भी एक्सीलेटर दे रहा हूँ उसके बावजूद भी गाड़ी ना तेज चल रही है ना ही वहाँ से भाग पा रही है। हालांकि इनकी जो टैक्सी थी ये ऑलमोस्ट न्यू टैक्सी थी और इस टैक्सी के ख़राब होने का या इस तरह से मिसिंग करने का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता था। खैर इनके चचा बताते हैं कि एग्जैक्टली उन 4 फकीरनियों या उन जो भी 4 औरतें थीं उनके सामने जब इनकी टैक्सी पहुंची तो खुद ब खुद बजाय इसके कि ये आगे बढ़ती वहीं जाके रुक गई। अब ये वहाँ पे खड़े हुए हैं, ये बार बार उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इग्निशन ऑन कर रहे हैं, रेस दे रहे हैं, जो भी हो सकता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी है कि वहाँ से मूव करने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, वो जो 4 औरतें हैं वो इनके लेफ्ट साइड पे खड़ी हुई हैं और इनको देख के मुसलसल मुस्कुरा रही हैं। इनके चचा बताते हैं कि जो 4 औरतें थीं इन चारों ने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ था। इनके जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़े थे और इनके हुलिये से वाकई में वो फ़कीरनी लग रही थी। खैर इनमें से जो एक औरत थी वो मेरे चचा को इशारा करने लगी जैसे कि गाड़ी के बाहर आओ। अब मेरे चचा अलकस में जब बाहर निकले तो जो फ़कीरनी थी वो कहने लगी कि तुमने जाते हुए भी हमें हमारा हिस्सा या हमारी भीख नहीं दी थी, अब हमें हमारी भीख दे दो। जब तुम हमें खैरात दे दोगे या भीख दे दोगे तो तुम्हारी गाड़ी ना सिर्फ स्टार्ट हो जाएगी बल्कि तुम खैरियत से घर पहुंच जाओगे, और अगर तुमने हमें खैरात नहीं दी तो ना सिर्फ तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होगी बल्कि तुम यहां से सुबह तक कहीं भी नहीं जा पाओगे। उस औरत ने कुछ अजीब से लहजे में इस तरह से मेरे चचा को कहा था कि मेरे चचा उसकी बात सुनने के बाद खौफ में मुब्तला हो चुके थे। खैर मेरे चचा ने उस वक्त के हिसाब से 10-10 के 2 नोट निकाले और उस फकीरनी को कहा कि मेरी तरफ से रख लें। जैसे ही मेरे चचा ने ये जो पैसे थे उस औरत को दिए और वापस पलट के गाड़ी में आके बैठे तो चचा बताते हैं कि मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो पहले ही अटेम्प्ट में ना सिर्फ गाड़ी स्टार्ट हो गई बल्कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जब मैंने उस जगह देखा जहाँ पे वो फकीरनियाँ या वो मांगने वाली खड़ी हुई थी तो अब वहाँ पे ना वो फकीरनियाँ मौजूद थीं और ना ही उनका कोई नामो निशान मौजूद था। हालांकि अगर वो वहाँ से वॉक भी करती या किसी तरफ जाती तो
तो ये जो एरिया था, ये चारों तरफ खाली एरिया था, वो कम से कम मेरे चचा को नज़र ज़रूर आती। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जो आपको न सिर्फ हैरानी में मुब्तला कर देते हैं, बल्कि आपके लिए खुद उन पे यकीन करना तकरीबन नामुमकिन होता है। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, ये सारी की सारी स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएं। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।